गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण हिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और हमारे वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स के टॉपिक फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो फंडामेंटल पोस्टुलेट हैं क्वांटम मैकेनिक्स के या क्वांटम मैकेनिक्स के जो मौलिक अभिग्रहित जिनको बोलते हैं वो क्या होते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के प्रतिपादन का एक तरीका यह भी है कि क्वांटम यांत्रिकी के लिए कुछ मौलिक अभिग्रहित मान लिए जाएं, फिर इनके आधार पर क्वांटम यांत्रिकी के अन्य निष्कर्ष ज्ञात किए जाएं। यह तरीका सिद्धांत सही है तथा मौलिक अभिग्रहितों के औचित्य के लिए प्रायोगिक परिणामों का सहारा लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि पोस्टुलेट्स या मौलिक अभिग्रहित क्या होते हैं, कुछ नियम या कुछ परिभाषाएं जिनके बेसिस पे किसी सिस्टम को डिफ़ाइन किया जाता है कि किस सिस्टम के लिए मान लीजिए हम लोग कह दें कि इस सिस्टम में इन रूल्स को फॉलो किया जाएगा, या जैसे किसी डिपार्टमेंट में कुछ स्पेसिफिक रूल्स रहते हैं तो हम लोग ये कहें कि उस डिपार्टमेंट में इन रूल्स को फॉलो किया जाता है और उनके बेसिस पे ही काम होता है। उसी तरीके से इन क्वांटम मैकेनिक्स जो हम लोग कुछ भी फाइंड आउट करते हैं, कुछ भी निकालते हैं इसके अंदर, जैसे कुछ भी चीज़ें हमें मेज़र करनी रहती है या कोई भी चीज़ हमें डिटरमाइन करनी पड़ती है, तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिन्हें हम इनके पोस्टुलेट्स कहते हैं, जिनका प्रैक्टिकली प्रूफ भी निकाला गया है, ताकि जो हम लोग थ्योरेटिकली नियम बना रहे हैं वो एग्जैक्टली सही है या नहीं, उनका वेरिफिकेशन किया जाता है। तो ये पोस्टुलेट्स क्या थे क्वांटम के, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि पोस्टुलेट्स जो रहते हैं इन पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रहित, पहला अभिग्रहित या पहला पोस्टुलेट्स क्या है, प्रत्येक भौतिक निकाय की अवस्था के लिए एक अवस्था फलन साई या तरंग फलन साई संबद्ध किया जाता है जो भौतिक निकाय की अवस्था को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, यानी कि किसी भी सिस्टम के लिए, उसकी किसी स्टेट के लिए एक तरंग फलन या अवस्था फलन मौजूद रहता है जो कि उस सिस्टम की उस अवस्था को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। यानी कि साई एक्चुअल में क्या होता है, किसी फिजिकल सिस्टम में या किसी भौतिक निकाय में किसी कण की समय टी और पोजीशन आर पे स्थिति को व्यक्त करता है, यानी कि उस कण की उस पर्टिकुलर स्टेट को बताता है, उस पर्टिकुलर स्टेट में पार्टिकल की पोजीशन को बताता है, पर्टिकुलर टाइम पे बताता है। तो भौतिक निकाय के अंदर किसी अवस्था के लिए अवस्था फलन जो होता है वो हमेशा मौजूद रहता है। ये अवस्था फलन जो होता है इसके निम्न गुण होने चाहिए या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। एक तो ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, दूसरा फाइनाइट होना चाहिए, तीसरा कॉम्प्लेक्स तथा चौथा कंटिन्यूअस वेव फंक्शन होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड या एक मानी का मतलब है कि साई जो होता है वो किसी टाइम टी पर और पोजीशन आर पर किसी कण की स्थिति को बताता है। तो अगर इसका मान एक से ज़्यादा होगा तो एक टाइम पर कण एक से अधिक पोजीशंस पे एग्जिस्ट करेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये क्या है, सिंगल वैल्यूड या एक मानी होना चाहिए। दूसरा फाइनाइट, कि कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो फाइनाइट होएगी, परिमित होएगी। सो साई जो है उसका मान भी फाइनाइट आना चाहिए। ये सम्मिश्र हो सकता है, ठीक है, रियल और इमेजिनरी में भी। और कंटिन्यूअस वेव फंक्शन, ठीक है, जिसके मापांक का वर्ग जो है वो किसी स्थिति में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। मोड साई आर टी स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी है ये, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। संपूर्ण आकाश के लिए आयतन समाकलन करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत, दूसरा प्रॉपर्टी या दूसरा जो पोस्टुलेट है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि किसी भौतिक निकाय समूह की एक अवस्था के संगत तरंग फलन अगर हमारे पास है साई और किसी दूसरी अवस्था के संगत तरंग फलन साई 2 है, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है साई इज इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2, ये भी क्या होता है, भौतिक निकाय समूह की एक संभव अवस्था के संगत तरंग फलन
होता है। यानी कि अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा फिजिकल सिस्टम है, ठीक है, तो एक भौतिक निकाय जो है या एक फिजिकल सिस्टम जो है उसकी एक अवस्था के संगत तरंग फलन साई 1 है, किसी दूसरे फिजिकल सिस्टम की किसी अवस्था के संगत तरंग फलन साई 2 है, तो उस भौतिक निकायों के समूह के लिए जो साई 1 और साई 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी क्या होता है, एक अवस्था फलन ही होता है। जो भौतिक निकायों का समूह है उनके लिए एक संभव अवस्था फलन या तरंग फलन होता है वो भी। नेक्स्ट है थर्ड पोस्टुलेट्स है, इन क्वांटम मैकेनिक्स प्रत्येक गतिकीय चर जैसे कि स्थिति, संवेग और ऊर्जा आदि के संगत क्वांटम यांत्रिकी में एक रेखिक संकारक परिभाषित किया जाता है। कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जैसे हम लोग अभी लास्ट में पढ़ते हुए आए हैं, पोजीशन के लिए ऑपरेटर एक्स केप, मोमेंटम के लिए ऑपरेटर जो होता है माइनस आयोटा एच केप डेल वाई डेल एक्स, एनर्जी के लिए ऑपरेटर आयोटा एच कट डेल वाई डेल टी। यानी कि हर कोई भी जो डायनेमिकल वेरिएबल होता है उसके साथ एसोसिएटेड एक लीनियर ऑपरेटर होता है, ठीक है। फोर्थ है कि एक भौतिक निकाय के लिए गतिकीय चर राशि ए और ए के परिशुद्ध मापन में केवल संकारक ए केप के आइगन मान ही प्राप्त होते हैं। यानी कि ये सिंपली ये बोलना चाहता है कि अगर आप किसी ऑपरेटर का प्रिसाइज मेज़रमेंट करते हो तो मेज़रमेंट से क्या मिलता है, जो भी रिज़ल्ट आता है वो उस ऑपरेटर की आइगन वैल्यू ही होती है, ठीक है। प्रिसाइज मेज़र से ऑपरेटर की आइगन वैल्यू ही मिलती है। अर्थात निकाय की अवस्था किसी संकारक की आइगन अवस्था होने पर संकारक की संगत गतिकीय चर राशि का परिशुद्ध मापन करने पर प्राप्त परिणाम उस संकारक के एक आइगन मान के बराबर होता है। गतिकीय चर राशि के संगत संकारक हर्मिटियन संकारक होते हैं जिनके आइगन मान वास्तविक तथा नियत होते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट्स जो है वो ये कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए कोई भौतिक निकाय है, कोई फिजिकल सिस्टम है और उसकी कोई स्टेट है, उसकी जो स्टेट है, उसकी जो अवस्था है वो किसी संकारक या किसी ऑपरेटर की आइगन स्टेट है, ठीक है। तो अगर किसी ऑपरेटर की वो आइगन स्टेट है तो अगर वो ऑपरेटर जो है उसका प्रिसाइजली मेज़रमेंट किया जाएगा उस आइगन स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, आइगन स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर प्रिसाइज मेज़रमेंट किया जाएगा। प्रिसाइज मेज़रमेंट का मतलब होता है व्हेन ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन द आइगन स्टेट। तो इससे क्या रिजल्ट आता है कि व्हेन ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन द आइगन स्टेट देन इट विल गिव एन आइगन वैल्यू, ठीक है। तो उसका मान किसके बराबर होता है, एक आइगन मान के ही बराबर होता है। और इन क्वांटम मैकेनिक्स जो भी डायनेमिकल वेरिएबल रहते हैं, जो भी गतिकीय चर राशि रहती है, उसके संगत जो ऑपरेटर होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। इसीलिए इनके जो आइगन मान होते हैं वो क्या होते हैं, रियल एंड कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आइगन वैल्यू ऑफ एन हर्मिशियन ऑपरेटर इज रियल। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, अवस्था फलन साई आर टी से वर्णित भौतिक निकाय के एक समूह के लिए गतिकीय चर राशि ए का मापन करने पर औसत मान या प्रत्याशा मान प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप पहले हमने भी पढ़ा था कि कोई भी फिजिकल सिस्टम जो होता है, अगर कोई भी नहीं मीन्स कि बहुत सारे अगर फिजिकल सिस्टम है, एन नंबर ऑफ फिजिकल सिस्टम है, और उन एन नंबर ऑफ फिजिकल सिस्टम के लिए हमें किसी ऑपरेटर ए कैप है उसका मेज़रमेंट करना है, तो हर एक फिजिकल सिस्टम के लिए हर एक वैल्यू मिलेगी, एन वैल्यू मिलेगी। तो ए का जो एवरेज वैल्यू है उसको एन क्वांटम मैकेनिक्स निकालने का क्या तरीका होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है वो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, और उसका फॉर्मूला होता है ये, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार ए कैप साई डी वी ओवर साई स्टार साई डी वी। साई स्टार साई डी वी जो होता है वो एक तरीके से अगर हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, नॉर्मलाइज नहीं है तो आपको इसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक भौतिक निकाय की किसी गतिकीय, नेक्स्ट है 6th नंबर, एक भौतिक निकाय की किसी गतिकीय अवस्था को वर्णित करने वाला
तरंग फलन साई किसी गतिकीय चर से संबंधित संकारक के आइगन फलनों साई एन के रैखिक संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि कोई डायनेमिकल वेरिएबल को एक्सप्लेन करने वाला वेव फंक्शन साई है। जैसे हमने जो अपना सेकंड पोस्टुलेट था ना, उसके अंदर पढ़ा था सेकंड नंबर में कि एक स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन साई है, दूसरी की कॉरस्पॉन्डिंग साई टू है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या है, एक भौतिक निकाय के संगत क्या होता है, एक संभव अवस्था फलन होता है। उसी तरीके से सिक्स्थ में क्या होता है, साई जो है वो मतलब दो कोई भी संकारक जो होता है उसके आइगन फलनों के रैखिक संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है। उसमें था कि दो फलनों का रैखिक संयोजन जो होता है वो भी एक संभव अवस्था फलन होता है, और ये कहता है कि एक अवस्था फलन जो है उसको अन्य तरंग फलनों के रैखिक संयोजन के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर हैं, बट द डिफरेंस इज़ दैट कि उसमें क्या है कि द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव फंक्शन इज़ अ पॉसिबल वेव फंक्शन ऑल्सो। ठीक है, और इसमें क्या है, साई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू और मोर देन टू वेव फंक्शंस। ठीक है, साई को आप दो या दो से अधिक फलनों के सम के रूप में लिख सकते हो, या लीनियर जो कॉम्बिनेशन है उसके रूप में लिख सकते हो। तो जो कोई फिज़िकल सिस्टम होता है उसमें कोई संकारक या कोई ऑपरेटर ए होता है, उसके लिए कोई आइगन फंक्शन क्या है, साई है, और साई आइगन फंक्शन साई एन है, और तब भिन्न भिन्न साई एन आइगन फलनों का एक पूर्ण समुच्चय बनाएंगे। साई एन आइगन फंक्शन है, और एन का मतलब लगा हुआ है, सब्सक्रिप्ट एन लगा हुआ है, मतलब साई वन साई टू साई थ्री एंड सो ऑन। तो ऐसा होने के कारण क्या होता है, कोई भी अन्य अवस्था फलन साई जो है वो इस पूर्ण समुच्चय के तरंग फलनों के रैखिक संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है। फिर सी इज़ ए कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होता है जिसका मान निकालने का तरीका है सी एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई एन स्टार साई डी वी। ठीक है, ये इसको निकालने का तरीका हुआ। अब ये कैसे आया, जैसे हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन था ना, साई जो है वो एन आइगन फलनों के रैखिक संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप इसको लेफ़्ट साइड में साई एन स्टार से गुणा कर दो और इसको भी कर दो, तो सी एन तो कांस्टेंट है वो बाहर रह जाएगा, आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओगे, डी भी लगाओगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इधर वाला क्या हो जाएगा 1, और इधर से आप इसका मान निकाल लेंगे, क्योंकि स्मॉल साई एन से आप इसको करोगे ना, इधर ये स्मॉल साई एन है तो मोड साई एन स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। द लास्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज अवस्था फलन साई आर टी का समय के साथ परिवर्तन आयोटा एच का डेल बाई डेल टी साई समय के साथ परिवर्तन कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। एच केप साई इज इक्वल टू आयोटा एच का डेल साई बाई डेल टी। जैसे हमने पढ़ा था ना, एच केप साई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू ई साई, ई इज आइगन वैल्यू। ठीक है, और टोटल एनर्जी ई होती है, ई एक एनर्जी ऑपरेटर भी है जिसका मान होता है आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है, अगर उसके लिए ऑपरेटर लिखा गया है एच केप इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर टी। वी इज़ पोटेंशियल एनर्जी इन विच ए पार्टिकल ऑफ मास m इज़ मूविंग। ठीक है, कि विभव क्षेत्र वी आर टी जिसके अंदर कोई m द्रव्यमान का कण जो है वो गति कर रहा है, तो उसके लिए कुल ऊर्जा का संकारक जो है वो होगा एच केप। ठीक है, ये थे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनको पढ़ना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है कम्यूटेशन रिलेशन। वैसे तो जैसे ये बोलना कि ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं, ऐसा गलत है, क्योंकि क्वांटम एक ऐसा सब्जेक्ट है, या फिज़िक्स में जो भी टॉपिक रहते हैं, जो भी चीज़ें समझाई जाती हैं, सारी ही इम्पोर्टेंट होती हैं। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए उनके बारे में। तो क्रम विनिमय संबंध, क्रम विनिमय संबंध क्या होता है कि अगर दो ऑपरेटर हैं हमारे पास ए कैप एंड बी कैप, और उनका जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है या क्रम विनिमय संबंध होता है वो ऐसे लिखा जाता है,
ब्रैकेट ए कैप कोमा बी कैप, ये ए और बी के बीच में थोड़ा सा स्पेस रखा जाता है, ये इनको लिखने का तरीका है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट कैसे खुलता है, ये ब्रैकेट खुलता है ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। ये जो ए और बी और ए जो है वो एक ही नहीं है, एक ही होते तो ज़ीरो हो जाता। कुछ ऑपरेटर्स में ऐसा होता है कि ये एक जैसा रिज़ल्ट देते हैं, दो ऑपरेटर जो है वो ऑर्डर बदलने पर एक जैसा रिज़ल्ट दे देते हैं, लेकिन कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो ऑर्डर बदलने पर एक जैसा रिज़ल्ट नहीं देते हैं। तो जो ऑपरेटर ऑर्डर का मतलब हो गया ए को बाद में लिखना, बी को पहले लिखना, जैसे ये लिखा हुआ है ना इसके अंदर। तो इनका ऑर्डर चेंज करने पर जैसे जो सेम रिज़ल्ट देंगे, तो उनके लिए जैसे ये है ए बी ए कैप बी कैप इज़ इक्वल टू बी कैप ए कैप, यानी कि कैसे भी लिखो एक जैसा परिणाम आएगा। तो ये जिस ऑपरेटर के लिए होता है उन ऑपरेटर्स को हम कहते हैं कम्यूटिंग ऑपरेटर या क्रम विनिमय संकारक, ठीक है। अभिगमन संकारक या कम्यूटिंग ऑपरेटर कहलाते हैं। जिनके अंदर इस कंडीशन को फॉलो किया जाता है वो कम्यूटिंग ऑपरेटर या अभिगमन संकारक कहलाते हैं। तो ऐसे ऑपरेटर्स का एक एग्जांपल दिया गया है, ए कैप इज़ इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स एंड बी कैप इज़ इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई। तो साई हमारे पास कोई वेव फंक्शन है, तो पहले उसका वाई के रिस्पेक्ट में आप अवकलन करोगे, पार्शियल डिफरेंशियल करोगे, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा और उसी साई का आप चाहे पहले एक्स का कर लो फिर वाई का कर लो, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो दोनों बराबर रहते हैं। तो इनमें क्या होता है, ऑर्डर बदलने से मान नहीं बदलता है। तो ये ऑपरेटर क्या होते हैं, कम्यूटिंग ऑपरेटर कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर का, जिनमें क्या होता है ऑर्डर बदलने से मान बदल जाता है। जैसे हमारे पास एक तो है पोजीशन ऑपरेटर और दूसरा है मोमेंटम ऑपरेटर। तो पहले पोजीशन फिर मोमेंटम, तो पोजीशन को तो लिखा एक्स और मोमेंटम का ऑपरेटर होता है माइनस आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है। ये हो गया, माइनस आयोटा एच कट को बाहर निकाल दो तो ये आ गया माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, ऑर्डर बदल देंगे, पहले पी एक्स लिख देंगे फिर एक्स लिखेंगे। तो पी एक्स क्या है, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स, उसके बाद क्या है एक्स साई। अब डेल बाई डेल एक्स के बाद में क्या है, देखो डेल बाई डेल एक्स के बाद यहाँ पे एक्स साई है, तो एक्स का भी डिफरेंशियल होगा, साई का भी होगा, क्योंकि साई इज़ ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी एंड एक्स इज़ ऑल्सो इन मतलब वेरिएबल, ओके। तो एक्स का जब करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस आयोटा एच कट साई, और जब एक्स को एज ए कांस्टेंट लेके साई का करेंगे तो ये आएगा। तो अब इन दोनों मानों को देखिए, ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट है, यानी कि जब हम लोगों ने ऑर्डर चेंज किया तो डिफरेंट वैल्यू हमें मिलती है। तो इसमें क्या होता है, ए कैप बी कैप और बी कैप ए कैप इज़ नॉट इक्वल, वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। एक्स कैप पी एक्स कैप इज़ नॉट इक्वल टू पी एक्स कैप एक्स कैप, तो ये किसके बराबर है इन दोनों का डिफरेंस। जैसे इस इक्वेशन में से इसको घटाएंगे तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा। तो एक्स पी एक्स का जो कम्यूटिंग ऑपरेटर है वो किसके बराबर है, आयोटा एच कट के बराबर होता है। इन्हें हम कहते हैं नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं, नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर, और जिनका मान 0 के बराबर आता है वो कहलाते हैं कम्यूटिंग ऑपरेटर्स। कम्यूटेशन रिलेशन, अब हमें कुछ कम्यूटेशन रिलेशंस जो हैं उनसे देखते हैं, उनको देखते हैं कि किस तरह के कम्यूटेशन रिलेशंस फुलफिल होते हैं इन क्वांटम। जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्वांटिटीज कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज़ होती है, जैसे पोजीशन एक्स है उसका मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, तो ये आयोटा एच कट के बराबर होता है। और वाई और पी वाई लेंगे तो वो भी आयोटा एच कट, जेड और पी जेड लेंगे तो वो भी आयोटा एच कट के बराबर होता है। जैसे हमने ऊपर एक्स पी एक्स का तो निकाला ही था, ये रहा। इसी तरीके से वाई पी वाई और जेड पी जेड का होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्स का पी वाई के साथ लेते हो या एक्स का पी जेड के साथ, वाई का चाहे पी एक्स के साथ, वाई का पी जेड के साथ, जेड का पी एक्स के साथ और जेड का पी वाई के साथ, तो इनका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं।
समझ रहे हैं ना कि जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटीज़ है वो नॉन कम्यूटिंग है। कैनोनिकल कॉन्जुगेट मतलब पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन एंड मोमेंटम इज आल्सो इन एक्स डायरेक्शन, देन दे विल नॉट कम्यूट। ओके, एक्स पी एक्स विल नॉट कम्यूट, इट इज़ इट्स वैल्यू इज इक्वल टू आयोटा एच कट। और साथ में क्या रिजल्ट आता है हमारे पास कि जो नॉन कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटीज़ हैं, जैसे एक्स का पी वाई के मोमेंटम के डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में मोमेंटम है, उसके साथ कम्यूटिंग ऑपरेटर क्या रहता है, ज़ीरो रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सारे। नेक्स्ट है, एक कण के लिए कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। एल जो है उसके 3 कंपोनेंट है इन 3 डायरेक्शन, एल एक्स, एल वाई एंड एल जेड। इसी तरीके से पोजीशन जो रहती है आर वेक्टर इज ऑल्सो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड की कैप। मोमेंटम इज ऑल्सो इन 3 डायरेक्शन, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो ये एल एक्स का मान आता है, ये एल वाई का, ये एल जेड का। इस बुक के अंदर आपको 3-4 पेज छोड़ने के बाद में जो अपने एग्जाम्पल शुरू होते हैं न्यूमेरिकल्स, तो उसके अंदर ये पूरा डेरिवेशन किया हुआ है कि किस तरीके से एल एक्स, एल वाई एंड एल जेड आते हैं। और फिर भी मैंने भी साथ में इसको सॉल्व करके एक पीडीएफ के अंदर आपको भेजा है। ये देखिए कि किस तरीके से आता है ये। जैसे एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। आर को आप क्या लिख सकते हो, एक्स आई, आई कैप डायरेक्शन एक्स, जे कैप वाई, के कैप जेड। और पी एक्स, पी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, पी एक्स आई कैप पी वाई जे एंड पी जेड के, ये लिख सकते हो। इसके बाद में इनका क्या है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है तो आप ऑलरेडी जानते हो कि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, ज़ीरो। आई का जे के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, क्योंकि ये सर्कल में चलता है ना, आई जे के, आई का जे के साथ के, जे का के साथ आई। और अगर बीच का कोई मिस हो जाए, जैसे आई का डायरेक्ट के साथ करेंगे तो वो क्या रहता है, माइनस जे रहता है। ये सब चीज़ें आप जानते हो क्योंकि आप बीएससी 3rd ईयर के स्टूडेंट हो। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के जो सिंपल जो कंडीशंस रहती है तो आप उनको ऑलरेडी जानते हो। तो हम यहाँ डायरेक्ट सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और वैल्यू लिखते जाएंगे। जैसे हम लोग क्या करेंगे, आई कैप जो है, अगर हम लोग आई कैप के साथ करेंगे तो ज़ीरो आना है, तो इस टर्म को हम नहीं लिखेंगे। इस आई कैप का फर्स्ट का हम लोग इन दोनों के साथ गुणा करेंगे। इन दोनों के साथ जब करेंगे तो पहला है जे, जे के साथ आई का आई इंटू आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा। ठीक है, और जो भी साथ में है उसे उसी हिसाब से लिखते हैं। जैसे पहले एक्स है तो एक्स, फिर बाद में पी वाई है तो पी वाई। इसी तरीके से आई का जब के साथ करेंगे तो माइनस जे आएगा, और साथ में क्या है पी जेड, तो फिर एक्स पी जेड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जे वाले की। जे का हम लोग जे के साथ नहीं करेंगे, तो हम लोग किसके साथ करेंगे, एक्स और पी जेड वाले, सॉरी आई कैप और के कैप वाले के साथ। तो जे का जब आई के साथ होगा तो माइनस के आएगा, ये मैंने बाद वाला पहले लिखा है, जे कैप का के कैप के साथ। तो उससे हमारे पास तो क्या हो गया, जे का के साथ करेंगे, जे का के साथ करेंगे तो आई आएगा, ये आई आ गया, वाई पी जेड साथ में आ गया। जे का जब हम लोग आई के साथ करेंगे तो जे और आई, जे के बाद आना क्या चाहिए, के, तो ये आएगा माइनस के, है ना, उल्टा हो गया ना, जे और आई, ये ऐसे ऑर्डर में चले ना, आई जे के, आई का जे के साथ के, जे का के साथ आई, के का आई के साथ जे, ऐसे चलता है। फिर उसके बाद के कैप है, उसका के कैप के साथ नहीं करना, आई और जे के साथ करना है, सिंपल। तो आई के साथ आएगा माइनस जे, आई का जे के साथ आएगा के, सॉरी ये है के कैप, इसका करना है आई के साथ, तो प्लस का जे आएगा, के आई ऑर्डर में है, जे आएगा, और के जे तो माइनस आई आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो आई वाले टर्म्स है उनको एक साथ, जे वाले टर्म्स को एक साथ और के वाले टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं। और ये एल वेक्टर जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, एल एक्स आई के, जे के एल वाई प्लस के एल जेड। तो हमारे पास भी ऐसे ही बना है, आई के कुछ टर्म है, जे के टर्म है, के कैप और एक टर्म है। तो आप लोग इनको अगर आप कंपेयर करते हो तो
एल एक्स इज़ इक्वल टू दिस वन, एल वाई इज़ इक्वल टू दिस वन एंड एल जेड इज़ इक्वल टू दिस वन। तो आप इनके मान रख लो यहाँ पे। तो वाई पी जेड होता है माइनस आयोटा एच कट वाई डेल बाई डेल जेड। ये वाई तो ये अंदर ये रखा है जो है, पी जेड है माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल जेड, और पी वाई है डेल बाई डेल वाई। इस तरीके से पी एक्स डेल बाई डेल एक्स, पी जेड डेल बाई डेल जेड, पी वाई डेल ओवर डेल वाई, और पी एक्स डेल बाई डेल एक्स, और माइनस आयोटा एच कट उनका दोनों का कॉमन लेके बाहर लिखा है। तो ये तीनों जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, ये तीनों एक्सप्रेशन जो है वो डायरेक्ट वहाँ पे लिखे गए हैं जो ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे थे। ये पूरा एक्सप्लेनेशन एक एग्जांपल में भी दिया गया है, अगर आप वहाँ से देख के पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, एक और चीज़, एक और कम्यूटेशन रिलेशन कि एल एक्स एल वाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, आयोटा एच कट एल जेड के बराबर होता है। तो आप इसको भी डिराइव कर सकते हो, वहाँ इसके बारे में भी डायरेक्ट लिखा गया है। तो एल एक्स एल वाई का कम्यूटेशन रिलेशन जब आप ओपन करोगे तो हमने एक वेव फंक्शन ले लिया है साई। तो एल एक्स एल वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, कम्यूटेशन रिलेशन कैसे खुलता है, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनकी वैल्यू रख दोगे। तो एल एक्स की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, एल वाई के ऊपर निकाली थी, इसी तरीके से उसको उल्टे ऑर्डर में लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको सीधा गुणा नहीं करना है। ठीक है, इनको इसको एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है, इसको यहीं रहने दो एज इट इज़। ठीक है, साई को पहले इस ऑपरेटर के द्वारा सेकंड वाली टर्म के द्वारा ऑपरेट करवाओ। जैसे ये वाली टर्म है ना, तो साई को अब इसमें अंदर एंटर करवाते हैं। तो जैसे ये साई जेड डेल साई बाई डेल एक्स, एक्स डेल साई बाई डेल जेड, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड से आया, सॉरी राइट साइड से आया, तो सिंपल इसके अंदर एंटर हो गया। और एक बार अवकलन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। फिर सेकंड टाइम क्या होता है, अब क्या होगा, जैसे ये ऑपरेटर है तो ये ऑपरेट करेगा इस पर, फिर ये ऑपरेटर है ये भी ऑपरेट करेगा इस पर। तो हम लोग बारी बारी से ऑपरेट कराते हैं। पहले फर्स्ट वाला ऑपरेट करता है, तो उसमें क्या है, डेल बाई डेल जेड है, और किस पे ऑपरेट हो रहा है, जैसे इस पे हो रहा है, पहले इस पे हो रहा है। तो डेल बाई डेल जेड का जब इस पे ऑपरेशन होगा तो इसके पास एक तो z है, तो z का अवकलन करेगा तो 1 आएगा, तो 1 आएगा, तो बाकी बच गया जो लिख देंगे y डेल साई बाई डेल एक्स। अगर हम z को कांस्टेंट ले लेते हैं तो फिर क्या बच गया, y और z कांस्टेंट आ गया, इधर है डेल साई बाई डेल एक्स। तो एक बार तो क्या होगा, इसका z के रिस्पेक्ट में भी होगा और x के रिस्पेक्ट में हो चुका है ऑलरेडी। तो डेल टू साई डेल जेड बाई डेल एक्स, ऐसे करना है इसको। इसी तरीके से सेकंड जो टर्म है उसमें भी आप जैसे पहले इसको इस पे करवाओगे फिर इस पे करवाओगे। तो इसमें क्या है, यहाँ पे z है, यहाँ पे रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के, तो z का तो ज़ीरो होएगा। ठीक है, तो वो हम लिखेंगे नहीं, तो सिंपली क्या लिखेंगे, माइनस जेड स्क्वायर है ना, और डेल साई और y और x। ठीक है, इसी तरीके से जब ये सेकंड वाला करेंगे ना इसके साथ, इसमें x है तो इसका भी ज़ीरो होएगा, तो हम लोग सिंपली स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे। तो प्लस का zx, जैसे ये आ गया ना, प्लस का zx और डेल टू साई y और z, ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो सेकंड है ना उसके अंदर भी करेंगे। इसका जब इसके साथ करेंगे तो ये वाला बनेगा जेड स्क्वायर डेल साई डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाला जो है उसके अंदर भी साई को पहले एंटर कराएंगे, फिर इसका इन दोनों के साथ ऑपरेट होगा, फिर ये सेकंड वाला भी इन दोनों के साथ ऑपरेट होगा। इस तरीके से हमारे पास ये सारी टर्म्स जो हैं वो बन जाती है। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। एक मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है फर्स्ट वाला, और इसी तरीके से क्या होगा, सेकंड वाला होगा। तो इनको जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो जैसे ये रहता है ना, डेल टू साई डेल एक्स डेल जेड इज़ ऑलवेज इक्वल टू डेल टू साई ओवर डेल जेड डेल एक्स, यानी कि पहले चाहे आप एक्स का करो चाहे जेड का अवकलन करो, वो टर्म्स जो है वो बराबर रहती है, क्योंकि ये क्या है, कम्यूटिंग ऑपरेटर है। ठीक है, तो जहाँ जैसे ये मान लीजिए इसमें क्या है, z और x है, और इसमें क्या है, x और z है, और माइनस का साइन है दूसरी टर्म में, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हो। इसी तरीके से z स्क्वायर को भी आप कैंसिल कर सकते हो, और x और y है
उनको भी आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। इसी तरीके से ये वाली टर्म भी जो बचेंगी वो लिख लेते हैं। तो माइनस आयोटा एच कट स्क्वायर था, तो ये तो चल ही रहा है साथ में, और ये टर्म्स हमारे पास बची। ठीक है, इसको मैंने अलग करके लिखा है ताकि हमें LZ ऑपरेटर बनाना है। LZ में क्या होता है, ये सेकंड होती है, ये फर्स्ट होती है, तो हमें एक माइनस चाहिए LZ में। ठीक है, तो इस माइनस को हमने फर्स्ट वाले से उठा के अंदर एंटर करा दिया, तो ये हमारा LZ बन गया, आयोटा एच कट आ गया। ठीक है, तो LX और LY का जो कम्यूटिंग ऑपरेटर है वो किसके बराबर होता है, आयोटा एच कट LZ के बराबर होता है। एक रिलेशन और दिया हुआ है L क्रॉस L आयोटा एच कट L वेक्टर, ये आप लोग खुद करके देखना, सॉल्व करके देखना, कोई दिक्कत आई तो पूछना। और वैसे ये एग्जाम्पल्स में इसको भी सॉल्व किया हुआ है। एक और मैंने सॉल्व करके एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा, L स्क्वायर एल एक्स इज इक्वल टू 0, ये सिद्ध करना था जैसे। तो L स्क्वायर एग्जैक्टली होता क्या है, LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर प्लस LZ स्क्वायर, क्योंकि L वेक्टर डॉट L वेक्टर होता है ना, तो L का L के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो I का I के साथ गुना होगा, तो LX स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में J का J के साथ होगा तो LY स्क्वायर बन जाएगा, और K का K के साथ होगा तो LZ स्क्वायर बन जाएगा। फिर जो ये रिलेशन होता है ये वाला, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमने अभी पढ़ी नहीं है ऊपर, में एक बार फिर से ऊपर चलते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। जैसे हमने LX LY का निकाला है ना, तो LX LY इज इक्वल टू आयोटा एच कट LZ, तो YZ बराबर X वाला टर्म आ जाएगा और ZX बराबर Y वाला टर्म आ जाएगा। ये आपको एक बार सॉल्व करके देखना है। ठीक है, उसके बाद में कुछ कम्यूटेशन रिलेशन है, जैसे L स्क्वायर का LX के साथ 0, LY के साथ 0, LZ के साथ जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है वो 0 के बराबर होता है ऑलवेज़। तो ये हम लोग अभी कर लेंगे, पर इसके लिए क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती है। कम्यूटेटर अलजेब्रा जो है वो यूज़ की जाती है, वो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। उससे पहले ये देख लेते हैं, एक्स पी एक्स आयोटा एच कट, पोजीशन 2 मोमेंटम भी 2, तो आयोटा एच कट, लेकिन 1 और 2 तो फिर क्या हो जाता है, ये 0। अब क्या होता है, जैसे ए और बी हैं तो उनका जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है वो बी और ए के कम्यूटेशन रिलेशन के माइनस के बराबर होता है। ठीक है, आप माइनस को एंटर करवाओगे ना, तो जैसे बी और ए का कम्यूटेशन रिलेशन क्या होगा, बी ए, ये होता है बी ए माइनस ए बी, है ना, ये होता है। अगर आप इसको माइनस के साथ गुणा कर देते हो, है ना, माइनस के साथ गुणा करने के बाद क्या आएगा, पहले वो माइनस वाली टर्म आएगी। ठीक है, तो ये ए और बी के कम्यूटेशन रिलेशन के बराबर हो जाता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए हमारे कम्यूटेशन रिलेशन में जैसे ए और बी प्लस सी है, तो आप क्या कर सकते हो, एक बार बी के साथ प्लस में एक बार सी के साथ ए का कम्यूटेशन रिलेशन, ऐसे लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है कि जब ए और दूसरी टर्म में दो प्रोडक्ट है दो ऑपरेटर का बी सी, तो आप क्या करोगे, जैसे सी राइट साइड में लिखा हुआ है तो आप सी को राइट साइड में बाहर निकालोगे, बी लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है तो आप इसको लेफ़्ट साइड में बाहर निकालोगे। ठीक है, और जो बच गए वो एज इट इज़ लिखोगे। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, तो आपको इस तरीके से लिखना होता है इसको। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। जैसे बी इस तरफ लिखा हुआ है ना, बी इस तरफ लिखा हुआ है तो इसको इधर ही बाहर निकालना है, ये रहा, और सी दूसरी तरफ है तो इसको इधर ही बाहर निकालना है। ठीक है, ऐसे लिखना है इसको, इसी तरह से सॉल्व करना है। और ये जैसे बी और सी का कम्यूटेशन रिलेशन, उसका जो रिज़ल्ट है उसका ए के साथ कम्यूटेशन रिलेशन, इसी तरीके से बी और सी और ए बी, इन तीनों का जोड़ क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, पर ये क्या है, हमेशा ऑर्डर में रहते हैं। देखो ए बी सी है ना, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। ठीक है, ये ऑर्डर जो है वो बदलता नहीं है, तब ये 0 के बराबर होता है। अब जो हम लोग कर रहे थे, एल स्क्वायर एल एक्स इज इक्वल टू 0, तो एल स्क्वायर क्या हो गया, दिस वन। अब जोड़ में आप कैसे लिख सकते हो, अलग अलग करके लिख सकते हो, जोड़ की प्रॉपर्टी है ना ये वाली, एक बार ए का बी के साथ प्लस में एक बार सी के साथ, ऐसे लिख सकते हैं। तो एल एक्स स्क्वायर
तो एक बार एल एक्स स्क्वायर का एल एक्स के साथ, दूसरी बार एल वाई स्क्वायर का एल एक्स के साथ, तीसरी बार एल जेड स्क्वायर का एल एक्स के साथ। एल एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, एल एक्स इंटू एल एक्स, एल वाई का मतलब एल वाई इंटू एल वाई, और एल जेड का मतलब एल जेड इंटू एल जेड। ठीक है, ये इस तरीके से है। अब मान लीजिए एल एक्स का ही एल एक्स के साथ कम्यूटेशन रिलेशन लेना है, ये वाला टर्म है, तो उसमें तो हर बार क्या आएगा, एल एक्स इंटू एल एक्स। अब आप इसको कैसे भी लिखो, इसका मान क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने ज़ीरो लिख दिया है। दूसरा ये वाली टर्म है। अब ये प्रोडक्ट वाली टर्म है, जैसे ये ऐसे है ए बी सी, तो आप इसको कैसे ओपन करते हो, ए को इधर की साइड ही बाहर निकाल दिया, बी सी, प्लस सेकेंड टाइम बी को इधर बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, ए सी और यहाँ पे बी, ऐसे ये चीज़ है। तो अभी यहाँ पे क्या है, सिमिलर है, एल एक्स सॉरी एल वाई एल जेड, लेकिन है तो प्रोडक्ट। तो आप एक बार एल वाई को लेफ़्ट साइड में बाहर निकालोगे, अंदर एल वाई एल एक्स बचेगा, दूसरी बार राइट साइड में अंदर एल वाई एल एक्स बचेगा। इसी तरीके से एल जेड में भी होगा, एक बार एल जेड को लेफ़्ट साइड से बाहर निकालोगे, एक बार राइट साइड से। ठीक है, फिर हम लोग इसके रिज़ल्ट का यूज़ करेंगे कि एल वाई एल एक्स क्या होता है। देखो एल एक्स एल वाई तो होता है आयोटा एच कट एल जेड, तो ये इसका उल्टा है तो फिर माइनस का साइन आएगा, तो माइनस आयोटा एच कट एल जेड। इसी तरीके से एल वाई एल एक्स फिर से है, तो माइनस आयोटा एच कट एल जेड। अब देखो इसमें एल वाई पहले लिखा है ना, तो इसको पहले ही रखो, इसमें बाद में लिखा है तो इसको बाद में ही रखो, क्योंकि ऑर्डर बदलने से वैल्यू बदल जाती है। इसमें है एल जेड और एल एक्स, तो एल जेड एल एक्स होता है आयोटा एच कट एल वाई, और इसमें भी आयोटा एच कट एल वाई। तो ये चारों टर्म आप देखोगे तो माइनस आयोटा एच कट एल वाई एल जेड और माइनस आयोटा एच कट एल जेड एल वाई, तो ये इससे गया, और इधर क्या है, ये वाला है ना लास्ट, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, ज़ीरो के बराबर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वैसे एग्जांपल्स में भी दी हुई है, फिर भी मैंने इन एग्जांपल्स को एक तरीके से आप मान लीजिए कि यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है कम्यूटेशन रिलेशन की। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एरेनफेस्ट थ्योरम। और अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। खूब पढ़िए, मन लगाकर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।